नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रहेगा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट का प्रश्न पत्र प्रथम में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है, जिसके प्रमुख आधार नैतिकता और राजनीतिक मूल्य है। आदर्शवादिता इस परंपरागत दृष्टिकोण की सबलता और कमजोरी दोनों ही है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से होता है, जिसने अपनी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो का ये आदर्श राज्य तर्क और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान है। प्लेटो के बाद में अगर हम बात करें दूसरे विद्वानों की, तो रोमन विचारक सिसरो ने तथा इसके साथ साथ ही मध्य युग में संत ऑगस्टाइन और इसके अलावा थॉमस एक्विनास भी परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विचारों में इस प्रकार की बातें मिलती है, दर्शन मिलता है। इसके साथ साथ ही हम बात करें सिसरो का दर्शन, जिसमें न्याय और प्राकृतिक कानून की अवधारणाओं पर आधारित था, और साथ में ही संत ऑगस्टाइन की जो पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा यानी जनरल विल की धारणा परंपरावादी राजनीति विज्ञान का ही प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ साथ ही कांट, हीगल और ग्रीन आदि आदर्शवादी विचारकों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हीगल ने विश्व के मूल में जो विश्व आत्मा को मानता है, उसी प्रकार से ग्रीन इसे शाश्वत चेतना का नाम देता है। इसके साथ साथ ही बात करें मोंटेस्क्यू की, मोंटेस्क्यू, हॉब्स, बर्ग, ऑर्गन्स, नेस्ट, बार्कर और हेराल्ड लास्की आदि कालक्रम के दृष्टिकोण से आधुनिक राजनीति विचारक भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण पर जुड़े हुए हैं या उसके विचारों को महत्व देते हैं। इसके साथ ही परंपरावादी दृष्टिकोण की अपनी कमियां रही हैं तथा इसमें प्रक्रिया के रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण को जन्म देता है। यानी कि जो कमियां हैं, परंपरागत दृष्टिकोण की कमियां, उसके परिणाम स्वरूप ही आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण आया है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों ने, जिसका नाम है लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड तथा इसके अलावा आरेंड आदि राजनीतिक विचारकों के सिद्धांतों ने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की कमियों को समझते हुए राजनीति विज्ञान की परंपरागत धारा को और आगे बढ़ाया है। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उन चीज़ों को इसमें आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इन विचारकों के विचार व्यक्तिपरक हैं। इसके साथ साथ ही उसकी जो पद्धति है अधिकांश निगमनात्मक पद्धति है। इस प्रकार से हम परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण काल में कुछ खंडों में नहीं बांट सकते हैं, वरना उनके दर्शन की प्रकृति पर आधारित है। यानी हम नहीं कह सकते कि यहाँ से परंपरागत दृष्टिकोण चालू होता है और यहाँ से आधुनिक दृष्टिकोण चालू होता है। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की। तो मुख्य विशेषताओं में सबसे पहले बात आती है कि ये जो दृष्टिकोण है ये तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन है। इसमें हम बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन की कल्पना, इसके साथ साथ ही रूसो की सामान्य इच्छा, इसके साथ साथ ही कांट का नैतिक प्रणाली, हीगल की विश्व आत्मा, इसके अलावा ग्रीन का शाश्वत चैतन्य। ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल आदर्शी रूप से ही आदर्श के रूप में ही लिया गया है, देखा गया है। दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि यह दृष्टिकोण नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, यानी राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में माना गया है। ये दृष्टिकोण इस बात पे बल देता है। इसके साथ साथ ही इसका उद्देश्य व्यक्ति की नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाता है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। यह मूल्य सापेक्ष अध्ययन है, यानी मूल्यों पर जोर देने वाला दृष्टिकोण है, और साथ में ही दार्शनिक और वैचारिक दृष्टिकोण से इसका मूल्य आदर्शों और लक्ष्यों को प्रभावित
करता रहा है। इसके साथ साथ ये मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति विज्ञान विचार नहीं किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के हम बात करें तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो मूल्यों पर ज़्यादा महत्व देता है, और इसके अलावा अगर मूल्य नहीं है तो इसका कोई विचार नहीं है। आगे चल करके ये बात सामने आई है कि राजनीति विज्ञान मूल्य परख नहीं है। मूल्य अगर कहीं आते हैं तो निश्चित रूप से वो कोई शोधकर्ता अपने मूल्य उसमें शामिल करता है, तो मूल्यों को दूर हट करके अध्ययन करता है। परंतु परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्ष है, वह मूल्यों को साथ रह करके अध्ययन कराने की वो बात कहता है। मूल्य नहीं है तो राजनीतिक विचार में, राजनीतिक ज्ञान में उसका कोई महत्व नहीं है। तीसरा जो है वो कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन पे बल देता है। उसकी प्रमुखता, जो प्रमुख अध्ययन के तत्व हैं वो यह है, इसमें ये बताया गया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतः है राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर ये बताया गया कि राजनीतिक हो या सरकारी संस्था हो, उनका ही अध्ययन किया जाता रहा है, तथा साथ में राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीतिक प्रेरक तत्वों आदि का जैसा अध्ययन किया जाना चाहिए वो नहीं होता है। उस समय ऐसा विश्व प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में भी व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष की प्रमुखता उसमें रही है। इसके संबंध में अगर हम बात करें, जैसे डाइसी है, मुनरो है, ऑग है, जिंक है आदि विद्वानों द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, जो कानूनी के साथ साथ में और कानूनी औपचारिक पक्ष तक सीमित होने के कारण ही उन अध्ययनों की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, एक सीमा में बन जाते हैं। तो ये उसकी विशेषता है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे, चौथी जो विशेषता है वो यह है कि ये जो अध्ययन है, ये जो दृष्टिकोण है, ये अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियों को काम में लेता है। इसमें ये बताया गया है कि इसके परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अध्ययन किन किन पद्धतियों के द्वारा किया जा सकता है। वो पद्धतियाँ अगर विशेषताओं में की बात करते हैं तो वो अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ के रूप में जानी जाती हैं। इसमें यह बताया गया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो प्रमुख पद्धतियाँ उसमें ऐतिहासिक है, दूसरी दार्शनिक है एवं कानूनी है, तीसरी कानूनी है। तो इस प्रकार से इसके संबंध में एस.एल. वर्मा बोलते हैं या कहते हैं कि एस.एल. वर्मा परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाओं मानी गई हैं। वो 4 अवस्थाओं में इसको विभाजित करता है, जिसमें पहली अवस्था है ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल अवस्था है। दूसरी जो व्यवस्था है वो विश्लेषणात्मक अवस्था है, उसको एनालिटिकली अवस्था बोलते हैं। इसके साथ साथ ही आदर्शनात्मक के साथ उपदेशात्मक नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव अवधारणा है या इसकी विधि है अध्ययन करने की। अगली जो विधि है वो वर्णात्मक परिभाषणात्मक है, डेस्क्रिप्टिव एंड टैक्सोनॉमिकली ये अध्ययन की पद्धति हैं। ये तीनों जितनी भी पद्धतियां हैं वो अपरिष्कृत पद्धतियां हैं। इसके साथ ही ये जो अवस्थाएं बताई गई है, ये अवस्थाएं एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं और समय समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को कम करते हुए ये पाई जाती हैं। इसके साथ अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषताओं में ये प्रधानतः और समुचित अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आप को पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं यानी यूरोप के देशों और अमेरिकी राज व्यवस्थाओं के अध्ययन तक सीमित रखा गया है और एशियाई और अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिका जैसे देशों के बारे में राज व्यवस्थाओं के में उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बजाय इनकी दृष्टि उदारवादी लोकतंत्र तक सीमित रहती है कि इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वो यहाँ तक सीमित रहे। इसके साथ ही हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अगली विशेषता की। उसमें बताया गया कि यह चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के महत्व को प्रधानता देता है। इसका जो चिंतन है, जो इसका ज्ञान है, वो व्यक्तिनिष्ठता
के तत्वों पर ज़्यादा फोकस करता है, बल देता है। इसके संबंध में अगर हम कहें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह भी एक विशेषता रही है, ये भी एक विशेषता उसके अंतर्गत पाई जाती है, जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। यानी इस विशेषता के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो इसका दर्शन है, जो इसका चिंतन है या जो इसके विचार आते हैं, वो पूरा का पूरा व्यक्तित्व निष्ठता का है, व्यक्ति को फोकस करता है। और उस व्यक्ति को फोकस करने में उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व, यानी जो उसके प्रतिपादक हैं उनका क्या व्यक्तित्व है, और उस दृष्टिकोण को ये प्रभावित करता है। इसके साथ ही ये विचारक तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, यानी तत्काल इसका समाधान क्या हो सकता है, उसकी क्या व्यवस्था है, उसमें लग जाते हैं। इसके साथ ही अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित होते हैं। जो इसके समस्याओं के समाधान करने के लिए अधिकांश जो विचार आते हैं वो आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही हम कहें कि उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों एवं मूल्यों की ओर ध्यान दिया गया है। यानी परंपरागत दृष्टिकोण का जो ज़्यादा मोटा फोकस है वो इस बात को लेकर के है कि ये मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्य क्या हैं, समाज में का क्या लक्ष्य है, किस ओर जा रहा है, उस लक्ष्य को और साथ साथ में उन चीज़ों का क्या महत्व है। यानी सिद्धांत के साथ साथ कोई भी अध्ययन की पद्धति या अध्ययन विचार आते हैं तो उनका उस समाज में क्या महत्व है, क्या मूल्य है, उस मूल्य को वो फोकस करता है कि किस प्रकार से ये उपयोगी है या किस प्रकार से ये नहीं है। इसके उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे यूनानी विचारकों द्वारा, जो यूनान के विचारक हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान का प्रादुर्भाव सबसे पहले यूनान में हुआ है, राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति यूनान में हुई है, यूनान से हम इसको ये मानते हैं। तो इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि यूनानी विचारकों के द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धि और विचार, नैतिक जीवन की उपलब्धि पर विचार तथा मध्य युग के ईसाई, जैसे मध्य युग में जितने भी राजनीति विज्ञान के विचारक हुए, जिसमें से एक ईसाई संत दार्शनिक का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार है। वो ये मानता है कि संत दार्शनिक ने ये माना है कि ईश्वरीय राज्य स्थापित होना चाहिए, यानी ये जो राज्य की व्यवस्था है वो ईश्वर के द्वारा संचालित होती है और जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिरूप होता है। तो इस प्रकार के विचार उसमें आते हैं। जो आदर्शवादियों के विवेक से, अगर हम ये बात कहें कुल मिलाकर के आदर्शवादियों के जो इस सिद्धांत को मानते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण को मानते हैं, वो आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को भी ले सकते हैं कि उनका विचार इस प्रकार का है जो साक्षात्कार करता है। इसके साथ साथ ही हम राजनीति विज्ञान के ये सिद्धांत है इसको हम परानुभववादी यानी कि ट्रांस एपिरिकल कहा जा सकता है, यानी परानुभववादी सिद्धांत है। ये दूसरों के क्या अनुभव करता है उसके आधार पर इसको लिया गया है और उनके विचार इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये व्यक्तिपरक है और उनके चिंतन की प्रणाली को निगमनात्मक माना है। ये प्रणाली जो है वो निगमनात्मक प्रणाली है। तो इस प्रकार से ये इसकी 4 परिभाषाएं थी। ये मुख्य रूप से इन 4 परिभाषाओं में बताया गया कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की 4 परिभाषाएं हैं, यानी व्यक्तिपरक और उसके चिंतन की प्रणाली को निगमनात्मक कहते हैं। और निगमनात्मक परंपरागत दृष्टिकोण में जो मुख्य अगर हम दोबारा से दोहराएं तो ये बातें, ये विशेषताएं मिलती हैं, जिसमें हम कहेंगे कि ये कल्पनात्मक आदर्शवादी है। इसके साथ साथ में जो इसके अध्ययन की पद्धतियां हैं वो अपरिष्कृत परंपरागत अध्ययन की पद्धतियां हैं। इसमें नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है। इसके अलावा ये राज्य को एक ये नैतिक संस्था मानता है, यानी राज्य एक नैतिक संस्था के रूप में देखी गई है। इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कानूनी औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर यह बल देता है। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें संक्षिप्त में तो प्रधानतः यह संक्षिप्त अध्ययन है। इसके साथ साथ ही दर्शन शास्त्र से ये प्रभावित अध्ययन है। इसके अलावा इसमें हम ये कहेंगे कि यह अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ
अध्ययन के रूप में माना जाता है। यानी कि जो इसमें अध्ययन करवाया गया है वो व्यक्ति पर फोकस करता है। वो ये कहता है कि ये इसकी जो मान्यताएं हैं ये या जो इसके निष्कर्ष हैं वो प्रतिपादकों द्वारा व्यक्तिगत अनुभव और उसकी मान्यताओं से ओतप्रोत है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करना है। अगर हम इसको उदाहरण दे करके बात करें तो उदाहरण में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समझौते के समर्थक चाहे हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने ही मानव के स्वभाव पर विचार किया है। हॉब्स, लॉक, रूसो ने अलग अलग मानव के स्वभाव पर बात की है, किंतु उन्होंने इसकी व्याख्या अपने व्यक्तिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में की है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, किस प्रकार के स्वभाव का था और जिसके परिणाम स्वरूप उसके मानव स्वभाव और उसके आधार पर सामाजिक समझौता का समस्त विवरण और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की श्रेणी में रखा गया है तथा ये तथ्य पूर्ण रूप से उपेक्षित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसका अध्ययन है वो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन के रूप में है। धन्यवाद।